हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत और ईयू के बीच में, यूरोपीय संघ के बीच में जो एक डील हुई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और इसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से ये जियो इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक है भारत और यूरोपीय संघ का। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा टैरिफ का जवाब किस तरीके से इसके माध्यम से दिया जा सकता है, इन सब चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। मतलब भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो डील हुई है, ट्रेड डील, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा और किस किस तरीके से भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध सकारात्मक दिशा की तरफ जाएंगे और एक नई ऊर्जा वैश्विक समुदाय में उत्पन्न होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मेट कर लेते हैं कि किस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा। सबसे पहले, जैसा कि आप हमेशा से देखते रहे हैं कि एक फॉर्मेट कर लेते हैं हम लोग भारत और ईयू की ट्रेड डील जो कि आज हुई है उसके बारे में चर्चा करें और इसके बाद ट्रेड डील को लेकर के वर्तमान में भारत की कूटनीति क्या है, किस तरीके से भारत आगे काम करता है, उस कूटनीति के बारे में चर्चा करें। फिर जो ट्रेड डील हुई है उसका हमारे और यूरोपीय संघ के साथ संबंधों में क्या भविष्य होगा, किस तरीके से इंपॉर्टेंस बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इस ट्रेड डील से ट्रंप के टैरिफ और राजनीतिक आर्थिक संदर्भ में क्या असर पड़ेगा और किस तरीके की चीजें। फिर अंत में देखा जाएगा कि जो ट्रेड डील हमारी और यूरोपीय संघ के बीच में हुई है उसमें क्या चुनौतियां हैं और किस तरीके से हमें इस ट्रेड डील में सावधानियां रखने की आवश्यकता होगी। इन सब पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि वर्तमान स्थिति क्या है इस ट्रेड डील को लेकर के, क्या सिचुएशन है। भारत ईयू ट्रेड डील आज 27 जनवरी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस ट्रेड डील होने का ऐलान कर दिया है। दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास आपने देखा होगा। ये जो समझौता हुआ है वो महज एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं जो ये ट्रेड डील हुई है। इसमें अगर आप देखें तो आज की सिचुएशन में एफटीए भी है। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड, और जिसमें ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज शामिल रहेंगी। दूसरा, इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है जिसमें आईपीए भी शामिल है। तीसरा, इसके जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स भी बहुत सारे हैं। इसलिए इसे एक कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तौर पर देखा जाता है और इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। मदर ऑफ ऑल डील्स मतलब एक तरीके से ये सबसे लंबी और महत्वाकांक्षी द्विपक्षीय ट्रेड डील में से एक है। इसको लेकर वार्ता लंबे समय से चल रही थी। जैसा आप सभी जानते होंगे, लगभग वर्ष 2022 में यह वार्ता शुरू हुई थी हमारी, और आज 27 जनवरी को 27 देशों के यूरोपीय संघ के साथ में इस वार्ता में सफलता प्राप्त हुई है। 26-27 जनवरी को आप देख रहे होंगे कि दोनों देशों के बीच में यूरोपीय संघ की मिस उर्सुला वॉन डेर यहाँ पर आई हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर एंटोनियो कोस्टा भी हैं। यूरोपीय संघ काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेनो ये भारत की यात्रा में हैं। 26-27 जनवरी 2026 ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थिति है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर इनको आमंत्रित किया गया था। तो कल आपने देखा कि मुख्य अतिथि के तौर पर संपूर्ण भारत ने इनका स्वागत किया
ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। इस तरीके से ये डील हमारी आगे बढ़ी। अब बात आती है कि इस डील में जो हमने अभी इनके साथ में की है वो तो आज की वर्तमान स्थिति हुई कि आज हस्ताक्षर हो गए हैं। फाइनली 4 साल से बना हुआ इंतजार अब संपन्न हो गया है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने की है कि वास्तव में आज जो भारत ट्रेड डील कर रहा है, जिन जिन देशों के साथ भारत ने ट्रेड डील की है, क्या भारत की ऐसी कोई कूटनीति है जिस कूटनीति के तहत हम नई नई ट्रेड डील्स करते हैं, या हर देश के साथ में अलग अलग दृष्टिकोण देखा जाता है? तो हमें यहां पर ध्यान रखना होगा कि हमारी ट्रेड डील कूटनीति क्या है। जब हम इसे समझ लेंगे तभी जाकर के हम यूरोपीय संघ के साथ ट्रेड डील के बारे में देख पाएंगे, और आगे भविष्य में जो भी ऐसी डील होंगी उनके बारे में भी हमें एक अंदाजा लग सकेगा कि भविष्य में हम कैसी ट्रेड डील करेंगे। मतलब हमारे सामने एक प्रश्न है कि जो हमारी ट्रेड डील कूटनीति है वो किस प्रकृति की है। आप देखिए कि सबसे पहला हमारी ट्रेड डील कूटनीति आज बहुआयामी ट्रेड डील होती है। आज भारत व्यापार समझौते में न केवल एफटीए, न केवल सीपा, न केवल सीका, इन सबको नहीं शामिल करता है, बल्कि हम ये देखते हैं कि ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। भारत केवल आर्थिक लाभ के लिए डील नहीं कर रहा है, बल्कि हम ये सोच करके चलते हैं कि आर्थिक लाभ के साथ साथ हमें रणनीतिक, भू राजनीतिक और वैश्विक शक्ति संतुलन में भी हमारी प्रभावी भूमिका बढ़े। मतलब आज जो हम ट्रेड डील लेकर के जाते हैं उसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भी ध्यान में रखा जाता है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने देश की सुरक्षा के बारे में भी ध्यान रखते हैं। भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो, इसको भी ध्यान में रख करके हम चलते हैं, और भारत का वैश्विक नेतृत्व में एक प्रभाव बढ़े। मतलब साधारण सी बात है कि ट्रेड डील अब हमारे लिए महज एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि ये बहुत अधिक है, इससे कहीं ज्यादा है। विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, वैश्विक नेतृत्व, ये इस ट्रेड डील के हमारे पिलर्स हैं। तो एक तो बात यह हो गई कि हमारी ट्रेड डील एक बहुआयामी ट्रेड डील है। भारत वर्तमान में अन्य डायमेंशंस को देख करके ये ट्रेड डील करता है। दूसरी बात आती है कि ट्रेड डील में हम वेस्ट प्लस ग्लोबल साउथ बैलेंस करके चलते हैं। वेस्ट मतलब पश्चिमी दुनिया, और ग्लोबल साउथ के देश जितने भी आप लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इन सब देशों को। कहने का आशय यह हुआ कि भारत पश्चिमी देशों से, जिनमें से ईयू है, यूके है, यूएस है, इनसे टेक्नोलॉजी और निवेश प्राप्त करने के लिए काम करता है। वहीं पर दूसरी बात है कि ग्लोबल साउथ अगर हम देखें तो जिसमें से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, इनमें भारत बाजार ढूंढने की कोशिश करता है और इनका एक कूटनीतिक समर्थन प्राप्त करना चाहता है। इसका आशय यह हुआ कि हम किसी एक गुट पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहते। हम वेस्ट के साथ भी हैं और हम ग्लोबल साउथ को भी मजबूत करना चाहते हैं। एक प्रकार से भारत वेस्ट प्लस ग्लोबल साउथ को आधार बना करके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने का प्रयास करता है। यह हमारी दूसरी रणनीति है अपनी ट्रेड डील की। पहली रणनीति मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है हमारा, प्लस हम एक बैलेंस बना करके चलते हैं वेस्ट प्लस ग्लोबल साउथ का। अगली बात यह है कि हम अपनी ट्रेड डील में रूल बेस्ड ट्रेड ऑर्डर का समर्थन करते हैं। यह आरंभ से ही भारत की नीति रही है। भारत यह चाहता है कि WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब में सुधार होना चाहिए ताकि नियम आधारित विश्व व्यवस्था को ठीक किया जाए।
इसके बाद भारत का उद्देश्य रहता है यूनिलैटरल टैरिफ का विरोध करना, जैसा कि एक पक्षीय तरीके से एक तरफा तौर पर कोई देश किसी के ऊपर टैरिफ ना लगाए। यह भी एक बहुपक्षीयता को इंडिकेट करता है। इसके बाद हमारा लक्ष्य रहता है किसी भी नीति में कि एक फेयर ट्रेड हो, प्लस जो भी ट्रेड हो उसमें डेवलपमेंट का स्पेस होना चाहिए, ताकि समय और परिस्थितियों के आधार पर उसे और अधिक उन्नत किया जा सके। यह हमारी नीति का तीसरा पिलर है। एक एक करके आप देख रहे हैं, पहला पिलर, दूसरा पिलर, जब भी हम किसी देश के साथ ट्रेड डील करते हैं। तीसरा, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का लाभ उठाना चाहते हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का मतलब हुआ कि दुनिया के बहुत सारे देश आजकल डी रिस्किंग की तरफ जा रहे हैं, और डी रिस्किंग का आशय यह होता है कि अगर उनकी निर्भरता चाइना के ऊपर ज्यादा है तो निर्भरता कम करके किसी और देश के साथ में उस क्षेत्र में सहयोग स्थापित करें। एक तरीके से आप देखिए कि चीन के विकल्प के तौर पर अगर पश्चिमी यूरोप के देश किसी अन्य देश को देखना चाहें तो वो हमारी तरफ नजर डालें, हम चीन के एक विकल्प के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। अब इस क्षेत्र में तो ये तो हुआ चाइना प्लस वन। दूसरा, ईयू साझेदार के रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए भारत की जो स्थिति है वो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की है। भारत की ट्रेड डील कूटनीति में सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन है, प्लस एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। मतलब चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत हमारे तीन महत्वपूर्ण स्थिति हैं, दो इनफैक्ट, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना प्लस एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत को निर्मित करना। इसके बाद हमारा चौथा पिलर है बाजार का विस्तारीकरण। भारत अपने बाजार को भी व्यापक बनाना चाहता है। उसी के दृष्टिकोण से 4 सालों में भारत ने लगभग 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। यह हमारा जो आज समझौता हुआ है यूरोपीय संघ के साथ, यह एक प्रकार से 9वां एफटीए है हमारा पिछले लगभग 8-10 वर्षों में। 4 सालों से इस एफटीए में हमारी वार्ता चल रही है, और अगर हम एक दशक में देखें तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हमारे हुए हैं एफटीए के तौर पर। यूरोपीय संघ ने भी बहुत सारे एफटीए किए हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मार्कोसुर व्यापार समूह, जो कि दक्षिण अमेरिकी ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ उनका समझौता हुआ। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इन सब के साथ में भी समझौता कर चुका है। भारत ने जो समझौते किए हैं अपने बाजार को बढ़ाने के दृष्टिकोण से, उसमें बहुत सारे समझौते हैं। जैसे आप देखो, मॉरिशस है, मॉरिशस के साथ में हमारा समझौता हुआ 22 फरवरी 2021 को। इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको CECPA कहा गया, ताकि हमारा व्यापार अफ्रीकी देशों की तरफ और आगे बढ़ता जाए। इसके बाद हमने संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया, आप सभी जानते हैं, इंडिया यूएई कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको सीपा कहा जाता है, और यह समझौता 18 फरवरी 2022 को हो गया। इसके बाद यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जिसमें आपके स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन ये हैं, जहां पर EFTA, इंडिया EFTA ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको टेपा कहा जाता है, टेपा, ये मार्च 2024 को इस पर हमने हस्ताक्षर कर दिया।
यूनाइटेड किंगडम के साथ में, मतलब ब्रिटेन के साथ में कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हुआ है जुलाई 2025 को। इसके बाद ओमान के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ। ओमान, इंडिया ओमान कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा। 18 दिसंबर 2025 को यह समझौता भी हमारा हो गया। इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ भी हमारा समझौता हुआ, जिसमें इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए हुआ 22 दिसंबर 2025 को। और अभी आपने देखा कि यूरोपीय संघ के साथ भी हमारा एक मेगा ट्रेड डील हो गया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि बाजार को विस्तृत करने के लिए भारत ने तमाम कदम उठाए हैं और एक डाइवर्सिफिकेशन है, ताकि पूरी दुनिया में हमारे बाजार और ज्यादा व्यापक होते चले जाएं। प्लस न केवल बाजार, हमें निवेश की भी बहुत आवश्यकता है, विशेषकर पूंजी और तकनीकी निवेश की, वो भी हमें प्राप्त होता जाए, तभी बात हमारी बने। अगली बात आती है कि बाजार बढ़ाने का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी से ही एफटीए कर लें। सभी से हम एफटीए नहीं करते। अब हम भरोसेमंद व्यापार साझेदार तलाशते हैं। हमारी नीति में यह चीज है। आज भारत सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहता है। सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह हुआ, नाइदर ब्लाइंड ओपननेस नॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी। इस तरीके की स्थिति हम लेकर के चलते हैं। ना तो अंधा खुलापन होना चाहिए और ना ही हम बंद अर्थव्यवस्था को चलाना चाहते हैं। भारत हर देश के साथ अब एफटीए नहीं करता है, बल्कि रणनीतिक साझेदारों को चुनता है, जहां पर हमें रणनीतिक, कूटनीतिक, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, इंडियन ओशन के परिप्रेक्ष्य में सुविधा हो, वहीं पर हम काम करते हैं। तो रणनीतिक साझेदारों को चुनते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और अभी यूरोपीय संघ है। इनके साथ मुक्त व्यापार समझौते तो हमारे हुए हैं, क्योंकि ये हमारे रणनीतिक भागीदार के तौर पर भी हैं। लेकिन जो रणनीतिक भागीदार में हमारी रणनीति के अनुकूल नहीं है, उसके साथ हमने एफटीए नहीं किया। उदाहरण के तौर पर आरसीईपी, रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें आसियान, चाइना, बहुत सारे देश हैं, लेकिन हमारे हित पोषित नहीं हो रहे थे और हमें हमारे मार्केट को सुरक्षित करने में समस्या थी, तो हमने आरसीईपी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया। भारत के साथ यूरोपीय संघ के देश भी अब भरोसेमंद व्यापार साझेदार चाहते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि भू राजनीति से जुड़े खतरों ने कारोबार के माहौल को बिल्कुल अस्थिर कर दिया है। भारत अमेरिका के टैरिफ दबाव से राहत चाहता है, इसलिए हमें रणनीतिक साझेदार चाहिए। वहीं पर अगर दूसरी तरफ आप यूरोपीय संघ के बारे में सोचें, तो यूरोपीय संघ चीन पर अपनी व्यापारिक निर्भरता को कम करना चाहता है, मतलब एक डी रिस्किंग करना चाहता है, जिसके लिए वो भारत की तरफ आगे आएगा। तो दोनों देशों के अपने अपने हित हैं और ऐसे हितों में दोनों देश एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक हमारा भरोसेमंद साझेदार, व्यापारिक साझेदार को तलाशना हमारी रणनीति का पार्ट रहता है और उस रणनीति के तहत हम यूरोपीय संघ के साझेदार के तौर पर जुड़ रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ भू राजनीति से जुड़े खतरों ने एक कारोबार माहौल को अस्थिर कर दिया है, जहां पर वो हमारी मदद करेगा। भारत और अमेरिका के टैरिफ दबाव जो मैंने आपको बताया और यूरोपीय संघ का चीन पर निर्भरता एक बड़ी स्थिति है। तो कुल मिलाकर के भरोसेमंद साझेदार, व्यापारिक साझेदार हमें चाहिए। हमारी भारत की ट्रेड डील की एक अगली कूटनीति यह है। अगली बात यह है कि हम जिसी भी देश से व्यापारिक वार्ताएं करते हैं, वो एक मुश्त नहीं होती हैं हमारी, अपितु व्यापारिक वार्ताओं को हम चरणबद्ध तरीके से संपन्न करते हैं। जैसा कि अभी आपने आज की डील में भी देखा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुरंत लागू नहीं होंगी, बल्कि समय समय के साथ हम उसमें टैरिफ बैरियर्स को कम करेंगे। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि भारत अपनी व्यापारिक वार्ताओं में
कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्र जो न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से संवेदनशील होते हैं बल्कि सरकारों के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत संवेदनशील होते हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों को किसी भी ट्रेड डील से बाहर रखा जाए। तो इसमें भी हमने इस तरीके का काम किया है। इसके बाद आप देखें कि कार हैं, वाइन है, स्प्रिट हैं, इन क्षेत्रों में भी शुल्क धीरे धीरे घटाने का प्रावधान है हमारी नीति के अंतर्गत। हालांकि जो अभी यूरोपीय संघ के साथ ट्रेड डील हुई है उसमें कारों को लेकर के बहुत जल्दीबाजी में कुछ टैरिफ को कम करने का प्रावधान किया गया है। देखिए आगे वो स्पष्ट होगा अभी कि कितने मात्रा में और कब कब हम करते हैं। तो एक तरीके से ये एक ऐसा तरीका है हमारा कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को हम बिल्कुल अलग रखते हैं, प्लस अन्य भी क्षेत्रों में हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही स्थिति में भारत ने ब्रिटेन के साथ भी एग्रीमेंट किया था। भारत आमतौर पर व्यापार वार्ताओं में यह तरीका अपनाता रहता है और ज्यादा संवेदनशील मुद्दे जो होते हैं उनको हम ट्रेड डील से बाहर रखते हैं। इस वजह से आप देखते होंगे कि समझौते का भू राजनीतिक संदेश और उसकी आर्थिक शर्तें अहम हो जाती हैं। अगली बात आती है हमारी रणनीति में डिफेंसिव से अब हम स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। पहले जैसा आप देखते थे कि हम डिफेंसिव होते थे हमेशा। डिफेंसिव का मतलब हुआ कि हमारा जो एफटीए होता है था वो बहुत ही डर डर करके हम बात करते थे, कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए और डील हमारी कैंसिल ना हो जाए। तो पहले स्थिति ये थी कि हमारी एफटीए डर पर आधारित होता था। दूसरी बात, हम इंपोर्ट सर्च, मतलब हमें हमेशा डर रहता था कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बाजार भर जाए और दुनिया की वस्तुओं से हमारे बाजार पट जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम इंपोर्ट सर्च का शिकार नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारा अपना प्रोडक्शन भी धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आयात में उछाल का डर अब धीरे धीरे हमारा कम हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के अब हम डिफेंसिव नहीं है बल्कि हम एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हमारी नीति में अब यह सिचुएशन है कि हम एक कॉन्फिडेंट नेगोशिएटर के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस चैंपियन हैं और हमेशा हर डील में हम सर्विस को शामिल करते हैं, प्लस जियो इकोनॉमिक पावर बनने की हम सोच रखते हैं। तो आज हमारी नीति में अगर आप देखें तो एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी शामिल हो गया है। इस तरीके से आपने देखा कि जिस भी देश के साथ हम ट्रेड डील करते हैं उन ट्रेड डील में हम इन 8 पिलर्स को ध्यान में रख करके काम करते हैं। ये 8 पिलर्स हैं हमारे, 6, 7 और 8। इनको ध्यान रख करके हम ट्रेड डील करते हैं। अब वो एक अलग बात है कि हर क्षेत्र और हर देश के साथ न्यूनाधिक मात्रा में इन पिलर्स को ऊपर नीचे किया जा सकता है, कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन ये पिलर्स हम ध्यान में रख करके ही अपनी ट्रेड डील को अंजाम देते हैं। तो ये तो हुई हमारी कूटनीति की, जिस कूटनीति के आधार पर हम ट्रेड डील करते हैं। अब आ जाते हैं हम भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो हमारी डील हुई है और उसे मदर ऑफ ऑल डील्स की संज्ञा दी जा रही है। तो क्यों है ये मदर ऑफ ऑल डील्स और आज क्यों भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से। और इस खुशी का इजहार करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है।
आज 27 तारीख है और ये बड़ा ही सुखद संदेश है कि आज ही के दिन यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ने एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। बड़ा संयोग है कि 27 देश और 27 तारीख। इस दौरान यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष श्री एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन उस दौरान मौजूद थी जब वो इस तरीके की भाषण दे रहे थे और उन्होंने इसी वक्त द कोस्टा को लिस्बन का गांधी भी कहा। ये बड़ी मजेदार बात है। उनको एक संज्ञा दी द कोस्टा को कि वो लिस्बन के गांधी हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरीके से इंडिकेट किया और इस तरीके से उनको संबोधित करते हुए कहा कि ये लिस्बन के गांधी हैं। ये बात केवल महज इतनी नहीं है कि उनको ये कह दिया, लेकिन ये बात जिसे चुभी होगी उसे सबसे ज्यादा कष्ट हो रहा होगा और वो होगा डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी प्लेट लेकर के या बड़ा सा बाउल लेकर के वो घूम रहा है कि कोई मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दे, शांति पुरस्कार दे दे, लेकिन उसे मिला नहीं। और शांति के बारे में महात्मा गांधी का नाम तो संपूर्ण विश्व में बड़े सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है। ये उपाधि जो ट्रंप चाहता था कि हमको मिल जाए, लेकिन वो ट्रंप को तो नहीं मिली। भारत ने ये उपाधि लिस्बन के गांधी कह करके द कोस्टा को दे दी, तो ट्रंप को बड़ा दर्द हो रहा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। यह समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25%, और बिल्कुल सही बात है, भारत और यूरोपीय संघ को मिला दिया जाए तो वैश्विक जीडीपी का 25% हो जाता है और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों क्षेत्र। इसलिए ये बड़ी डील है इन मुस्कुराते हुए चेहरों के बीच में। यह समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप और इंडिया ये डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के लिए कमिटेड है। पश्चिमी यूरोप के देश भी बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और भारत भी बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थक है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने हमारे कहा कि इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों मजबूत होंगे। तो आप ये देखिए कि ये जो डील हुई हमारी, ये बहुत महत्वपूर्ण डील हुई है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि इस डील का इंपॉर्टेंस हमें किन किन क्षेत्रों पर पड़ेगा, ये डील का महत्व दोनों पक्षों के लिए कहां कहां नजर आएगा। दोनों क्षेत्रों के बीच में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कहां कहां और किस क्षेत्र में भारत ईयू ट्रेड डील महत्वपूर्ण साबित होगी दोनों पक्षों के लिए। पहली बात आती है व्यापार और आर्थिक बाजार को लेकर के। अगर इसके महत्व को देखा जाए तो भारत और ईयू मिलकर के करीब 2 अरब लोगों के लिए एक साझा आर्थिक क्षेत्र है। 2 अरब लोग, जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा है, जो मैंने आपको बताया। और इसी बात को लेकर के 2 अरब प्लस ग्लोबल जीडीपी का 25%, इस बात को दावोस में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा था तो वॉन डेर लेयन इन्होंने कहा था कि यूरोपीय संघ और भारत अगर साथ आते हैं
तो 2 अरब लोगों का एक विशाल मुक्त बाजार बनेगा, जो वैश्विक जीडीपी का 1/4 होगा। यह अभी कुछ ही दिन पहले की बात। वहीं पर हमें बात पता चल गई थी कि यह समझौता होने ही वाला है, और इसीलिए 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस मुख्य अतिथि को चुना जाता है, वो मुख्य अतिथि बहुत कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, इसलिए समय भी बहुत उपयुक्त चुना गया। तो ये स्टेटमेंट तो दावोस में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान वॉन डेर लैंड ने दे दिया था। यूरोपीय संघ के लिए भारत के साथ करीबी व्यापारिक रिश्ते और भी महत्वपूर्ण और भी अहम हो जाते हैं, क्योंकि भारत की आर्थिक ताकत आप देखिए तेजी से आगे बढ़ रही है, और भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस साल भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन को पार कर जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है, और हम जापान को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएंगे। तो यह स्थिति है, और इसी स्थिति को देखते हुए बाजार के क्षेत्र में अभी आज भारतीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये जो डील हमारी हुई है उससे टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर और लेदर से बने हुए प्रोडक्ट जिसमें जैसे जूते, जैकेट्स वगैरह हैं, इस सेक्टर में हमें बहुत अच्छा फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि दुनिया की दूसरी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी मतलब यूरोपीय संघ और चौथी हम, इनके बीच में यह समझौता हुआ है। तो यह स्वाभाविक सी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। यह जो डील हमारी हुई है, इससे हमें एक फायदा होगा कि भारत से निर्यात किए जाने वाले लगभग 9,425 टैरिफ लाइन, 9,425 टैरिफ लाइन, इनको समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब ये जो 9,425 टैरिफ लाइन है, उनसे जुड़े सामानों पर किसी भी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं लगेगा। दूसरी बात कि यूरोप को लगभग 6.41 लाख करोड़ का सामान, 6.14 लाख करोड़ का सामान निर्यात किए जाने के लिए भारत अब आगे बढ़ेगा। एक लंबी रकम का सामान होता है ये। इस डील में जो महत्वपूर्ण बात हुई है, लगभग 99% की निर्यात वैल्यू जीरो ड्यूटी पर आ जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं रहेगा, लगभग 99%। भारत को अपने 99% से ज्यादा निर्यात पर ईयू के बाजार में आसानी से पहुंच प्राप्त हो जाएगी। कुल 1% है जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नहीं होगा। और बात है कि भारतीय कामगारों, छात्रों, इन सबको भी लाभ मिलेगा। इस सौदे से यूरोप के आईटी सेक्टर्स में भारतीयों का प्रवेश बढ़ेगा। शिक्षा और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय संघ के लगभग 144 सब सेक्टर्स में भारत को पहुंच प्राप्त हो जाएगी। यूरोप पढ़ने के लिए जाने वाले छात्रों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी इस समझौते में है। पढ़ाई के बाद 9 महीने के पोस्ट स्टडी वीजा फ्रेमवर्क पर भी सहमति बन गई है। मतलब जब आपकी पढ़ाई समाप्त हो जाए तो तुरंत आपको वापस आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप पोस्ट स्टडी वीजा फ्रेमवर्क के तहत रह करके वहां पर नौकरी भी सर्च कर सकते हैं, और इसके बाद आप अपने वर्किंग वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ यूरोप में भारतीय परंपराओं, दवाओं, चिकित्सकों, इन सबको भी प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के हमारा एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक मार्केट वहां पर बनेगा। तो एक बेनिफिट हमें लंबा खासा यहां पर हो रहा है। दूसरी बात आती है कि जो जीएसपी है, जो 2023 में हमारे लिए बंद कर दिया गया था,
यह संभव है कि आगे चल करके हम इस जीएसपी का लाभ ले सकें। अब इसके बारे में आप समझ लीजिए कि ये क्या है। भारत के लिए यूरोपीय संघ पहले उसका सबसे बड़ा व्यापारिक समूह तो हम पहले से ही हुआ करते थे हमारे लिए, और जीएसपी के तहत हम ट्रेड करते थे। जीएसपी मतलब जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कहा जाता है इसको। तो इसके माध्यम से हम लंबा ट्रेड करते थे। 2023 में यूरोपीय संघ की ओर से जीएसपी लाभ हमारे लिए हटा दिया गया था, जिससे हमारे बहुत सारे ऐसे उत्पाद जो जीएसपी के तहत यूरोपीय बाजार में पहुंचते थे वो नहीं पहुंच पाते थे, या उनको टैरिफ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो हमारी ये ट्रेड डील हुई है, इससे ये संभव है कि जीएसपी का बेनिफिट हमें प्राप्त होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अब तो ट्रेड टैरिफ ही नहीं रहेगा बहुत सारे सामानों में, तो जीएसपी का लाभ हमें मिलेगा। जिससे फायदा ये होगा हमारा कि कपड़ा है, दवाइयां हैं, बहुत सारे इस्पात उद्योग हैं, इस्पात प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, मशीनरीज हैं, इन सब का निर्यात हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे अमेरिकी टैरिफ का जो दबाव है हमारे सामने, उस दबाव को हम कम कर सकेंगे थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दबाव पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो जीएसपी का एक प्रकार से ऑब्वियसली रिमूव कर दिया जाएगा, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था हमारे ऊपर 2023 में। अब बात आती है कि ये जो द्विपक्षीय ट्रेड है हमारा, ये सब मैंने कंटेंट्स आपको दे दिए हैं। बढ़ती द्विपक्षीय ट्रेड और निवेश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। यूरोपीय संघ भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार तो पहले से ही था, और स्वाभाविक सी बात है, ये ध्यान रखने वाली बात भी है। एफटीए वही होता है जहां पर हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से भी एफटीए कर लेते हैं। अब मैंने पहले ही बताया आपको कि सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो व्यापारिक साझेदार तो हमारा बड़ा वो पहले से ही है, और भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक वो पहले से ही रहा है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि ये दूसरी बात, व्यापार बाधाओं जिसमें टैरिफ और गैर टैरिफ को हटाने से भी निर्यात और निवेश दोनों में वृद्धि होगी हमारी। ईयू भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और ये डील होने के बाद अब तो एक्सपोर्ट में विशेष करके आप टेक्सटाइल देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इनमें बड़ी तेजी से वृद्धि होगी, और एक एफडीआई फ्लो भी हमारी तरफ आएगा। तो ये एक बड़ा फायदा हमको होने वाला है। इनफैक्ट यहां तक अगर हम सेक्टोरल कुछ डिजाइन करें कि किन किन सेक्टर्स में हमें फायदा होगा, तो वो भी हम देख सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर इससे बेनिफिट होगा, जैसे कि भारतीय कपड़ा और टेक्सटाइल, आभूषण, इंजीनियरिंग, वस्तुएं, दवा, इन सब क्षेत्रों में हमें बेहतर बाजार मिल सकेगा। यूरोपीय संघ की कंपनियों को भी भारत में स्थान मिलेगा, विशेषकर कि डेटा सेवा में, डेटा है, सर्विस सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, विनिर्माण क्षेत्र में भी उन्हें निवेश करने का अवसर मिलेगा। आईटी स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी रोजगार हमारे देश में बढ़ सकेंगे। कुल मिलाकर के सरकार ने यह उम्मीद जताई है कि इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा, और सर्विसेज से जुड़े सेक्टर्स का भी अच्छे खासा विस्तार हमें प्राप्त होगा। साथ ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर्स के लिए भारत पर कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। तो पूरी दुनिया की नजर आज इस मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील पर है, और वो सब इस पर नजर रखे हुए हैं। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि ये चलो ठीक है, ये सारी की सारी बातें तो आर्थिक क्षेत्र में हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो इस डील का सबसे महत्वपूर्ण पिलर है वो है स्ट्रैटेजिक बेनिफिट। अब स्ट्रैटेजिक बेनिफिट में आप क्या क्या सोच सकते हैं कि क्या क्या हमें मिल रहा है। सबसे पहला बेनिफिट तो हमें चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का बेनिफिट मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी एक वैश्विक रणनीति
या ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेटजिक पॉलिसी है। दुनिया के शक्तिशाली देश इस पॉलिसी को आज अपना रहे हैं, जिससे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और वो चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहती हैं। इसलिए वो ऐसे क्षेत्रों की तलाश कर रही हैं जहां पर हम अपने उद्योग को लगा सकें, मतलब चीन पर अपनी निर्भरता को कम करें। जैसे अभी आपने देखा कि एप्पल है वो इंडिया में लेकर के अपना प्रोडक्शन सेल को लेकर के आया, तो चीन के साथ साथ कम से कम एक और देश ये दुनिया की कंपनियां ढूंढ रही हैं। अब अवसर यह है कि हमें उन कंपनियों को अपना चेहरा दिखाना है कि किस तरीके से हम आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। बहुत सारे देशों पर दुनिया की शक्तिशाली बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर है, जिनमें भारत तो है ही, साथ साथ आपका वियतनाम भी है, इंडोनेशिया भी है। ये सब भी अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी हमारे दावा किया है कि इससे ट्रेड ग्लोबल सप्लाई चेन मजबूत होगा, तो एक और चाइना की डिपेंडेंसी कम होगी। तो एक बेनिफिट हमें चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा बेनिफिट हमें सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का मिलेगा। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन होगा तो इससे भी फायदा होगा। तीसरा बेनिफिट हमें इंडो पैसिफिक में ईयू की रणनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। इससे अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी पर भी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। अमेरिका के द्वारा जो अभी ग्लोबल पीस बोर्ड बनाया गया है, ये इसकी घोषणा भी दावोस में अभी अमेरिका के नेतृत्व में हुई थी। तो ये ग्लोबल पीस बोर्ड के माध्यम से जो अमेरिका अब यूएस सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने का प्रयास कर रहा है, उसको तोड़ने में भी मदद मिलेगी, ताकि अमेरिका अब पुनः यूनिसेंट्रिक वर्ल्ड को ना स्थापित कर सके और बहुपक्षीयता बनी रहे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बेनिफिट हमें यहां पर इस डील से यह भी प्राप्त होगा, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट होगा। इसके बाद हमें अफ्रीका में त्रिपक्षीय पार्टनरशिप को भी बढ़ावा मिलेगा। अफ्रीका में भारत की नीति त्रिपक्षीय पार्टनरशिप की रही है। अफ्रीका के प्रति भारत की नीति में भारत किसी अन्य शक्तिशाली जो इकोनॉमिकली पावरफुल देश है उसके साथ एग्रीमेंट करता है, समझौता करता है और फिर अफ्रीका में निवेश करने की रणनीति बनाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को लेकर के भारत और जापान मिलकर के अफ्रीका में काम कर रहे हैं। तो रणनीतिक दृष्टिकोण से हमें यह बेनिफिट प्राप्त होगा। और इसी बात को देखते हुए अभी आज एंटोनियो लुइस सांटोस दा कोस्टा, नाम बहुत बढ़िया लग रहा होगा आप लोगों को, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल रहा है और ऐसे में भारत और यूरोप के बीच में यह साझेदारी एक ऐतिहासिक साझेदारी है। भारत हमारे भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर आगे आया है। भारत ने हमारे साथ विश्वास किया है। भारत तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और इससे ये डील से बड़ा बेनिफिट होगा। 2 अरब लोगों को फायदा होगा और हम विश्व शांति के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ विश्व शांति के लिए भारत पर भरोसा करता है। तो ये उनके शब्द थे। इसके बाद उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी अपनी वक्तव्य दिए। इसे स्ट्रैटेजिक बेनिफिट को देखते हुए, रणनीतिक भागीदारी को देखते हुए उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप मिलकर इतिहास बना रहे हैं। हमने मदर ऑफ ऑल डील्स पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने 2 अरब लोगों के लिए फ्री ट्रेड जोन बनाया है, जिससे भारत और यूरोप दोनों को ही फायदा मिलेगा। और मजेदार बात यह हुई, जो ट्रंप को बहुत खराब लगी होगी, उन्होंने ये कहा ये तो अभी शुरुआत है, हमारे रिलेशनशिप आगे आगे और मजबूत होने वाले हैं। तो एक तरीके से वॉन डेयर ने ये कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरीके से हमें ये कुछ बेनिफिट इसमें मिलने वाले हैं। यूरोपीय कमीशन ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है अभी रिसेंटली, तुरंत है, और उसमें कहा है कि भारत यूरोपीय संघ को ऐसे टैरिफ में रियायत देगा। अपने यूरोपीय यूनियन में उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें यह कहा गया है
कि भारत हमें ऐसे रियायत देगा जो उसके किसी अन्य व्यापारिक साझेदार को नहीं मिले हैं। भारत ने स्वाभाविक सी बात है इस तरीके की बात कही, जैसे कि यूरोपीय संघ ये उम्मीद कर रहा है हमसे कि हम उसे कारों पर टैरिफ को धीरे धीरे 110% से घटा करके 10% कर देंगे। अभी कारों पर 110% का टैरिफ है जो 10% तक ले आया जाएगा, लेकिन अभी ये टाइम नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत स्टेप वाइज काम करता है, तो उत्साह स्वाभाविक सी बात है यूरोपीय संघ के लोगों को होगा। उनके यहां पर जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है अभी, उसमें यह भी कहा गया है कि कार के पुर्जे पर 5 से 10 साल में शुल्क पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 5 से 10 साल में करना कोई बड़ी बात नहीं है। मशीनरी पर 44%, रसायनों पर 22%, दवाओं पर 11% जो टैरिफ लगता है उसको ज्यादातर समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से भारत और यूरोपीय संघ के बड़े और छोटे सभी स्तर के व्यापारियों को निर्यात के नए अवसर प्राप्त होंगे। साल 2024-25 में आपने देखा ही कि दोनों के दोनों पक्ष अमेरिका के शिकार रहे हैं और दोनों पक्ष व्यापार भी आपस में अच्छा बढ़ाते रहे हैं। अगर हम भारत और यूरोपीय संघ के बीच समान व्यापार के बारे में देखें तो लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपए रहा है हमारा 2024-25 में सामान का व्यापार, वस्तुगत व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपए रहा है। और अगर हम सेवा क्षेत्र को इसमें देख लें तो 7.2 लाख करोड़ रुपए तक का हमारा व्यापार रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब अभी इस स्थिति में इतना है तो आगे और तेज होने की संभावना पूरी रहेगी, क्योंकि अब विशेषकर टेक्सटाइल है, जो सिले हुए कपड़े हैं, परिधान हैं, इन सब पर ड्यूटी फ्री काम हो जाएगा तो ऑब्वियस से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एफटीए से हमें यह उम्मीद है कि 263.5 अरब डॉलर के यूरोपीय संघ के टेक्सटाइल बाजार तक हमारी पहुंच बढ़ेगी और इससे हमारे क्षेत्र में कारीगरों को, महिलाओं को, बुनकरों को, इन सबको फायदा मिलेगा और बड़े बड़े एमएसएमई क्लस्टर्स बन सकेंगे, उससे भी हमें फायदा होगा। तो ये सभी दृष्टिकोणों से ये डील हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि इस डील से सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हो रहा होगा तो वो ट्रंप को हो रहा होगा। ट्रंप के टैरिफ और इस डील का राजनीतिक आर्थिक संदर्भ आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे। यह समझौता 4 सालों में हुआ है और ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि इतना लंबे समय से डील चल रही है तो इससे संभावनाएं नहीं है कि यह हो जाएगी। अमेरिका और दूसरे देश इस तरीके का सोच रहे थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में वैश्विक व्यापार इतना अस्थिर और अविश्वसनीय हो गया कि दुनिया के देश अब एकजुट होकर के, एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम यह हुआ कि इंडो ईयू ट्रेड डील हुआ। यह ट्रेड डील अब वैश्विक संरक्षणवाद और टैरिफ को विनियमित करने का काम करेगा, भारत के लिए नए नए अवसर उपलब्ध करवाएगा। अमेरिका की धमकियां और रोज शाम सुबह घंटे दर घंटे धीरे धीरे हम उसकी इन धमकियों से दूर होने का प्रयास करें। तो ये फायदे तो हैं ही इस ट्रेड डील से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेड डील पूरी तरीके से फायदेमंद ही होती है। ट्रेड डील में बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं और स्वभावतः इस ट्रेड डील में भी चुनौतियां हैं जिनका धीरे धीरे हमें समाधान करना पड़ेगा। जो हमारे पहले से क्वेश्चंस चल रहे हैं, अभी उन सभी प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाया है। तो आइए थोड़ा सा चर्चा हम लोग एक और कर लेते हैं कि भारत ईयू ट्रेड डील में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और हमें किन किन क्षेत्रों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस।
यूरोप की हमेशा से ये रणनीति रही है कि वो बौद्धिक संपदा संरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाता रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस को, और बेहतर डेटा सुरक्षा और सख्त पेटेंट नियम वो चाहता है। तो इस तरीके से कुछ समस्याएं यहां पर उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरी बात है कि यहां पर ये इमेज बनाई गई है, इसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शनिज्म से बचाव को भी भारत को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यह दबाव भी भारत के ऊपर बढ़ेगा। यूरोपीय संघ जैसे देशों के जो कानून है, जैसे कि आप CBAM है जो एक कार्बन टैक्स है, और लेबर कंडीशनलाइजेशन है, जो श्रमिकों की शर्तें होती हैं वे हैं, वो भारत में एक प्रकार से ग्रीन प्रोटेक्शनलिज्म की स्थिति को बनाएंगे। इससे बचने के लिए भारत एक ट्रांजिशन पीरियड और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की मांग कर सकता है, यह हमें ध्यान में रखना होगा। इसके बाद बात आती है कि भारत के लिए जो ये CBAMS है, इसका दबाव बहुत ज्यादा ना बढ़े, इस पर हमें सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। इसके बाद यूरोप में इस समझौते का आरंभिक विरोध भी हुआ था, जिस पर भी हमें नजर रखने की आवश्यकता है, और वो विरोध का कारण हुआ करता था उच्च कार्बन उत्सर्जन भारत में, जैसा कि वो लोग आरोप लगाते हैं। और दूसरा, कई लोग हैं जो भारत में मानव अधिकार रिकॉर्ड्स को भी अच्छा नहीं मानते हैं। इसको लेकर के यूरोपीय यूनियंस के बहुत सारे संगठन जो भारत विरोधी रवैया रखते हैं, वो समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं। नवंबर 2025 में रूस के कच्चे तेल की खरीद में भारत ने जब कटौती की, तो ये इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बनना शुरू हुआ, ताकि हमारी डील संभव हो पाई। इसके बाद घरेलू उद्योग की सुरक्षा पर भी हमें हमेशा फोकस करना होगा, जैसे कि भारत जीरो टैरिफ तुरंत स्वीकार नहीं करता है, हालांकि भारत की रणनीति रही है। तो टैरिफ को धीरे धीरे हमें कम करना होगा, और अपने जितने भी हमारे उद्योग हैं उन पर हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे कि हम फेज वाइज अगर टैरिफ रिडक्शंस करते हैं तो इससे फायदा हमें होगा। ऐसी स्थिति में भारत को एक सेफ गार्ड क्लॉज जोड़ना चाहिए हर क्षेत्र में, खासकर MSMEs में, ऑटो में, डेयरी और एग्रीकल्चर, इनमें तो हम खैर आने ही नहीं देते हैं कोई चीज। इसके बाद एग्रीकल्चर और किसानों को हमें विशेष फोकस करना होगा, ताकि आगे चल करके भी कोई ऐसी स्थिति ना हो। एग्रीकल्चर और किसानों को लेकर के हम हमेशा एक रेड लाइन बना करके रखते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि नो नेगोशिएशन होता है हमारा, नो नेगोशिएशन की स्थिति है। ये सेक्टर को नेगोशिएबल, जैसे अमेरिका के साथ भी बुराई का कारण यही बना हुआ है। डेयरी इंपोर्ट में हम सख्ती रखते हैं। इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर हमें नियंत्रण रखते हैं। फार्मर्स लाइवलीहुड पर भी बहुत ध्यान रखता है भारत। तो एक अच्छी बात है कि हम कृषि और किसानों पर, लेकिन यहां पर हमेशा से हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि आगे चल करके दबाव आ सकते हैं। इसके बाद पॉलिसी ऑफ सॉवरेनिटी पर भी भारत को फोकस करने की जरूरत रहेगी हमेशा, ताकि कोई भी हमारे ऊपर दबाव बना करके काम ना कर सके। वैसे भारत ये सुनिश्चित करता रहता है, और सुनिश्चित किया है भारत ने हमेशा ही, कि जो भी फ्यूचर लॉज आए, जैसे आप यहां पर एक कंसेप्ट फ्यूचर डेमोक्रेसी का है, जो फ्यूचर लॉ जैसे एनवायरमेंट को लेकर के, हेल्थ को लेकर के नए नए कानून बन सकते हैं, उन कानूनों से ये ट्रेड डील में कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए इन्वेस्टर को यह ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, ताकि हमारी संप्रभुता यहां पर बनी रहे। इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर के भी हमें ध्यान रखना होगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर काम किया जाए। इसके बाद आपका डेटा डिजिटल सॉवरेनिटी पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छे उपाय नहीं है, जहां पर हस्तक्षेप बढ़ सकता है। तो डेटा लोकलाइजेशन को हमें बढ़ाना होगा, और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यह भी ध्यान रखना होगा।
इसके बाद जीडीपीआर टाइप नियमों को स्थानीय कानूनों के अधीन रखने की आवश्यकता होगी। जीडीपीआर टाइप नियम मतलब एक प्रकार से ऐसे डेटा संरक्षण और गोपनीयता के कानून होते हैं यूरोप के, जिनको वो जनरलाइज्ड डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कहता है। उनसे हमें ये ध्यान रखना होगा कि जीडीपीआर रूल्स हमारे जो राष्ट्रीय कानून है उनके ऊपर हावी ना हो सके। इसके बाद सर्विसेज और मोबिलिटी पर भी हमें जोर देना होगा। सर्विसेज और मोबिलिटी को हमें तेजी से आगे बढ़ाना होगा। भारत की प्राथमिकता आईटी सेक्टर्स है, प्रोफेशनल्स है, मोड 4 मोबिलिटी है जिसको वर्क वीजा हम कहते हैं। उन सब क्षेत्रों में हमें और तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है ताकि इस डील का हम एक अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इस पर मैंने आपको एक चर्चा की, और अगर इसमें कोई भी आपको कोई क्वेरीज है, कोई प्रश्न है, तो आप उस पर अपना कमेंट करिए। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ें ताकि मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को इन सब मैसेजेस के बारे में, या जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर या सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो मुद्दे आते हैं, उन पर मैं आपके साथ में चर्चाएं करता रहूं। थैंक यू वेरी मच।